मनीषा के पिता संजय को ये एहसास भी नहीं था कि ये उनकी बेटी से उनकी अंतिम बातचीत थी। पिता कॉलेज कैंपस में इधर उधर देखते हैं, तभी उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी चिंता और बेटी के लिए उनकी फिक्र को डर में बदल देता है। एक किसान का लड़का अपने खेत में काम करने जाता है। उसे कुत्तों का एक झुंड किसी चीज को नोचता हुआ नजर आता है। लड़का करीब जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती। पुलिस अगर उस कॉलेज में शराब पिए हुए लड़कों के बारे में तफ्तीश करती, उस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लेती, तो भी शायद मनीषा बच जाती। इस सब के बाद इस केस में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया जब मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। अचानक से 18 अगस्त से सोशल मीडिया पर कथित रूप से मनीषा का लिखा एक सुसाइड नोट तैरने लगा। लेकिन अगर आपने सवाल पूछे या सवाल उठाए तो आप पर एक्शन होगा। ये कहानी एक 19 साल की लड़की की, उस लड़की की जो हमारी और आपकी बेटियों की तरह ही जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना संजोए थी। हर बेटी की तरह उसका भी सपना था कि वो माँ बाप पर बोझ न बने, बल्कि इस काबिल बने कि माँ बाप को उस पर गर्व हो। वो अपने पिता अपनी माँ को वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी जिसकी उम्मीद लोग आमतौर पर बेटों से करते हैं। इसलिए उसने 12th तक पढ़ाई करने के बाद एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी। वहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। शायद उन्हें वो सिखाती होंगी कि बड़े होकर सभ्य नागरिक बनो, अपराध के रास्ते पर कभी मत चलना और भारत की संस्कृति के अनुसार हमेशा बहन बेटियों की इज्जत करना। आर्थिक संबल के लिए सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वो इस बात का भी ख्याल रख रही थी कि वो किसी पर बोझ न बने। इसके लिए बिना माँ बाप पर बोझ बने वो नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके सभी सपने लाश बन गए और वो खुद भी एक लाश बनकर मिली। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीकांत सिंह और आप देख रहे हैं द लैम्प। यह कहानी है 19 साल की मनीषा की। 11 अगस्त 2024 भिवानी के लोहारू तहसील के सिंघानी गांव में रहने वाली मनीषा हर रोज की तरह सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। वो भिवानी के ही किड्स केयर CSC बाल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन 11 अगस्त की वो सुबह बाकी दिनों से थोड़ी अलग थी। दरअसल उस दिन मनीषा को अपने पिता संजय से यह कहकर घर से निकली थी कि आज वो देर से घर लौटेंगी, क्योंकि उस दिन उसे स्कूल के बाद नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए नर्सिंग कॉलेज जाना था। पिता के लिए यह बहुत ही साधारण सी बात थी, क्योंकि वो मनीषा पर बहुत भरोसा करते थे। एक जिम्मेदार पिता होने के नाते उन्होंने मनीषा से कहा, बेटा तुम पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी हो तो अपना भविष्य बनाने के लिए तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो। मनीषा के पिता संजय को ये एहसास भी नहीं था कि ये उनकी बेटी से उनकी अंतिम बातचीत थी। स्कूल खत्म होने के बाद संभवतः मनीषा उसी कॉलेज की तरफ निकल पड़ती है जहां उसे नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म भरना था। हालांकि इस बात का अभी तो कोई गवाह सामने नहीं आया है और न ही कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है कि वो प्ले स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज गई या कहीं और गई, या फिर वो प्ले स्कूल से निकली ही नहीं। उधर किसी अनहोनी की आशंका से बेफिक्र मनीषा के पिता अपने घर में बेटी के आने का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता है और उसी दिन दोपहर को लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच मनीषा के फोन से ही उसके पिता संजय के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए। इस 10 सेकंड के कॉल में संजय की मनीषा से कोई स्पष्ट बातचीत नहीं हो पाती। फोन कटता है और मनीषा के पिता इस बार अपने फोन से मनीषा के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन अब स्विच ऑफ आता है। मनीषा के पिता कई बार और लगातार बेटी के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आता है। पहले तो पिता को लगता है कि शायद नेटवर्क इशू कोई होगा या फिर मनीषा की फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती है पिता के माथे पर परेशानी के निशान दिखने लगते हैं। 19 साल की जवान बेटी और समाज में बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध पिता के रूप में संजय को बेचैन करने लगते हैं। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो अब इंतजार करने के बजाय बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चूंकि प्ले स्कूल की छुट्टी का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए पिता सीधे उसी नर्सिंग कॉलेज जाते हैं जहां जाने की बात सुबह मनीषा ने उनसे कही थी। वो नर्सिंग कॉलेज जाकर बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं। कॉलेज के स्टाफ से पूछते हैं, लेकिन स्टाफ बेहद रूखे अंदाज में उनसे कहता है कि हम मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आई। पिता कॉलेज कैंपस में इधर उधर देखते हैं,
तभी उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी चिंता और बेटी के लिए उनकी फिक्र को डर में बदल देता है। उन्होंने देखा कि कॉलेज कैंपस में 3 लड़के शराब पीकर बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर 3 लड़के शराब पीकर बैठे हैं और किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं। उनकी छठी इंद्री उन्हें इस खतरे का एहसास कराती है कुछ गलत होने का। वो एक बार फिर कॉलेज के स्टाफ्स के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि आप प्लीज एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। मेरी बेटी गायब है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मुमकिन है कि सीसीटीवी फुटेज में मेरी बेटी का कोई सुराग मिल जाए। वो कॉलेज आई थी या नहीं आई थी, और अगर आई थी तो कितने बजे बाहर निकली। लेकिन कॉलेज स्टाफ ने पिता की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाने या देखने से स्पष्ट मना कर दिया। उल्टे उन्होंने बदतमीजी से कहा, देखो अब स्टाफ सब कॉलेज से जा चुका है और आप भी चुपचाप निकल लीजिए, कल आइएगा तब देखते हैं। परेशान पिता संजय वहां से निकलता है और फिर इधर उधर मनीषा को ढूंढता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मनीषा को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई तो थका हारा परेशान बाप शाम को पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बेटी की गुमशुदगी की सूचना देता है। वो स्थानीय पुलिस को बताते हैं कि उनकी 19 साल की बेटी मनीषा सुबह घर से निकली, प्ले स्कूल गई, फिर उसे नर्सिंग कॉलेज जाकर फॉर्म भरना था, लेकिन वो अब तक घर वापस नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कॉलेज में कोई मदद नहीं कर रहा है। वहां कॉलेज के कैंपस में कुछ लड़के शराब पिए हुए बैठे हैं। कॉलेज के स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया। आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखकर मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। एक 19 साल की लड़की गायब है। पिता सुबह से उसे ढूंढ रहा है। लड़की का फोन स्विच ऑफ है और लड़की के पिता को कॉलेज में 3 संदेहास्पद स्थिति में लड़के शराब पिए हुए नजर आते हैं। क्या इतना काफी नहीं था पुलिस को तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर एक्शन में आने का? लेकिन यहाँ पुलिस का बेहद अनप्रोफेशनल और अमानवीय चेहरा सामने आता है। पुलिस मनीषा के पिता संजय से कहती है, अरे परेशान क्यों हो रहा है? सुबह से ही तो गायब है, अभी तो शाम हुई है, एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा है। घर जाओ, लड़की लौट आएगी और नहीं आई तो शादी की खबर तो आ ही जाएगी। शादी वादी कर रही होगी, कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, इश्क का चक्कर होगा, तो तुम परेशान मत हो। अगर फिर भी कल तक ना आए तो वापस पुलिस स्टेशन आ जाना। परेशान और हताश बाप निराश होकर वापस लौट जाता है और रात भर करवट बदलता हुआ बेटी के वापस आने की प्रार्थना करता है, साथ ही बेटी के सकुशल होने की भी। रात गुजरती है। अगला दिन यानी 12 तारीख आ जाती है। 12 अगस्त को पिता फिर थाने पहुंचता है और तब जाकर पुलिस मिसिंग कंप्लेंट लिखती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती। अब इधर माँ बाप परेशान हर तरफ बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, मगर कहीं मनीषा का पता नहीं चला। 2 दिन बीत गए। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब 13 अगस्त की तारीख आ गई। 13 तारीख की सुबह सुबह एक किसान का लड़का अपने खेत में काम करने जाता है। उसे कुत्तों का एक झुंड किसी चीज को नोचता हुआ नजर आता है। लड़का करीब जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक इंसानी बॉडी को कुत्ते नोच खसोट रहे हैं। वो डांट कर कुत्तों को भगाने की पुरजोर कोशिश करता है, पर हिंसक कुत्ते उस पर ही भौंकने लगते हैं। शायद वो इंसानी मांस का लालच छोड़ना नहीं चाह रहे थे। लड़का इसके बाद चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाता है। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं और कुत्तों को भगाते हैं और फिर स्थानीय पुलिस को एक लाश मिलने की सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और घटनास्थल पर पहुंचती है, वहां जहां उन्हें लाश मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस लाश को देखते ही पहली नजर में समझ जाती है कि ये लाश मनीषा की ही है, क्योंकि लाश की कदकाठी, कपड़े और हुलिया वही था जो मनीषा के पिता ने उन्हें गुमशुदगी दर्ज कराते वक्त बताया था। हालांकि लाश की हालत बहुत खराब थी। चेहरे और शरीर पर जानवरों के काटने और मांस नोचकर खाने के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मनीषा के साथ मरने के बाद भी ज्यादती हुई है। अब तक पुलिस के होश उड़ चुके थे, क्योंकि इस मामले में उन्हें अपनी लापरवाही, अपनी गलतियां मालूम थी। खैर, पुलिस ने सबसे पहले तो मनीषा के पिता को बुलाया, लाश की शिनाख्त करवाई। पिता ने कपड़ों और बाकी चीजों से लाश की पहचान कर ली। वो उनकी बेटी ही थी। वो बेटी जो 11 अगस्त की सुबह हंसते हुए घर से निकली थी और अब एक लाश बनकर सामने पड़ी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मनीषा के घर वालों को इस बात का मलाल और शिकायत थी कि अगर 11 तारीख को ही पुलिस रिपोर्ट लिखवाकर कार्यवाही शुरू करती, बेटी को ढूंढने में पिता की मदद करती, तो शायद उनकी बेटी जिंदा मिल जाती। पुलिस अगर उस कॉलेज में शराब पिए हुए लड़कों के बारे में तफ्तीश करती, उस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लेती, तो भी शायद मनीषा बच जाती। पुलिस ने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई नहीं। पिता की यह शिकायत गलत भी नहीं है, क्योंकि यह इकलौता केस नहीं है जहां पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता सामने आई है। ऐसे बहुत सारे मिसिंग केस लेकर जब कोई शख्स
पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस वाले उसको ऐसे ही हल्के तरीके से लेते हैं। एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और जब कुछ हादसा हो जाता है तो फिर पूरा थाना सड़क पर उतर जाता है। खैर, वापस घटना पर आते हैं। अब जब मनीषा की लाश मिल गई तो धीरे धीरे यह बात भिवानी में आम लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, स्टूडेंट्स के अंदर भी रोष घर करने लगा और अचानक पूरे शहर में धरना प्रदर्शन और रैली शुरू हो गई। अब मामला पॉलिटिकल भी हो गया। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हर कोई इसको अपने तरीके से भुनाने लगा। कोई हमलावर था तो कोई बचाव पर उतर आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को भी इस घटना पर अपना बयान देना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो चाहते थे कि मनीषा को इंसाफ मिले। 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई, 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली, फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस किसी के दबाव में इस केस को खत्म करना चाहती है। इस सब के बाद इस केस में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया जब मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी घटना का रुख ही बदल दिया। भिवानी सिविल हॉस्पिटल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार मनीषा की मृत्यु कीटनाशक जहर खाने से हुई थी और उसकी लाश से उसकी आंखें गायब थी। उसकी आंखें गायब थी, ये बात अभी नॉर्मल लग रही थी कि शायद जानवरों ने नोच ली होगी, लेकिन आगे चलकर इसी पॉइंट ने एक बड़ा विवाद और संदेह पैदा कर दिया। मनीषा की गर्दन पर जानवरों के काटने के निशान थे, साथ ही गर्दन पर 29 mm चौड़ा एक कट भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मनीषा के माँ बाप ने पुलिस पर लीपापोती करने और हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। वो पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं थे और ना ही गांव वाले संतुष्ट थे। उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग शुरू कर दी। पंचायतें बुलाई गई और आप सब जानते हैं कि हरियाणा में पंचायत कितनी ताकतवर होती है। सरकार और प्रशासन को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए तैयार होना पड़ता है और बॉडी को इस बार PGIMS रोहतक भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। मीडिया को, पुलिस, गांव वालों को और मनीषा के माता पिता सभी को बेसब्री से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। तभी इस केस में दूसरा चौंकाने वाला मोड़ आया। अचानक से 18 अगस्त से सोशल मीडिया पर कथित रूप से मनीषा का लिखा एक सुसाइड नोट तैरने लगा। यह सुसाइड नोट रोमन लिपि में लिखा गया था और उसका टोन हरियाणवी था। सुसाइड नोट में कोई नाम नहीं मेंशन था, लेकिन उस सुसाइड नोट को मनीषा का बताया जाने लगा। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि खुद पुलिस ने इसको एक प्लान के तहत लीक कराया है। उस पूरे सुसाइड नोट का जो मजमून था वो यही था कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैं आप लोगों को कुछ खुशियां नहीं दे पाई, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। अब कमाल यह है कि एक तो ये कथित सुसाइड नोट तैर रहा है जिसे मनीषा का सुसाइड नोट बताया जा रहा है, वो सुसाइड नोट का फोटोकॉपी है, ओरिजिनल सुसाइड नोट नहीं। अब सवाल ये है कि ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है और किसके पास है। कितनी अजीब बात है कि एक लड़की जो अपनी जान देने जा रही हो वो एक सुसाइड नोट लिखती है, उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करती है, अपने हस्ताक्षर नहीं करती है, फिर उस सुसाइड नोट की फोटोकॉपी करवाती है। ओरिजिनल सुसाइड नोट कहीं भी नहीं मिलती है। वो उसके जगह पे फोटोकॉपी अपने बैग में रखती है और फिर घर से दूर अनजान किसी जगह पर जाकर कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर लेती है। ये कितनी हास्यास्पद बात लगती है। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी मिलती है। जहां बॉडी मिली पुलिस ने वहां हर तरफ सर्च किया। मनीषा के बैग की तलाशी भी ली गई, पूरा खेत सील कर दिया गया, सबूतों के तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए गए, तब कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला। और अचानक से 18 अगस्त को सुसाइड लेटर की फोटो तैरने लगती है सोशल मीडिया के ऊपर। अब सवाल यह है कि 5 दिन तक यह नोट कहाँ था? 5 दिन बाद अचानक से कहां से नोट आ गया और किस सोर्स से आया? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला था। लेकिन इस तरह की बातों से लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़कना शुरू हो जाता है। मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हुड्डा भी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं और CBI जांच की मांग उठने लगती है। सरकार दबाव में आई और नतीजा ये हुआ कि SP सहित कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरह से राजनीतिक डैमेज कंट्रोल करने के लिए लीपापोती शुरू हो गई। इस बीच दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है PGIMS रोहतक से। उसमें भी मौत की वजह कीटनाशक जहर का सेवन बताया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक अहम पॉइंट सामने आता है जिसने पुरानी मतलब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट में यह सामने आता है कि मनीषा की बॉडी की आंखें धसी हुई थी, जबकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मनीषा की आंखें ही बॉडी से गायब थी। है ना अजीब बात? पहली पोस्टमार्टम में कोई ऑर्गन्स हो और दूसरे में नहीं हो,
तो ये माना जा सकता है कि पोस्टमार्टम के दरमियान बहुत सारे चीरे लगते हैं, अंग भंग होता है, कई सारे पार्ट्स बाद में जांच के लिए निकाल लिए जाते हैं, तो ये मुमकिन भी है। लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अंग न हो और दूसरी में हो, तो ये बात पोस्टमार्टम प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। ये एकदम से संदेहास्पद है और अजीब भी। परिणाम ये हुआ कि मनीषा के परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने के अलावा मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और पोस्टमार्टम भी इस बार हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा से बाहर एम्स दिल्ली में कराने की मांग की। जब सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने ये दोनों शर्तें मान ली। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। इस वीडियो के रिकॉर्ड होते तक अभी पब्लिक नहीं हुई है। मनीषा की मौत कैसे हुई ये अभी एक मिस्ट्री है। केस सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। एम्स दिल्ली से पोस्टमार्टम होकर बॉडी वापस भिवानी पहुंच गई और परिवार वालों को सौंप दी गई। मृत्यु के लगभग 9 दिनों बाद मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में चीजें बाहर आई उसने हरियाणा पुलिस की छवि पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऐसा लगता है कि इस मामले में या तो बेवजह की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है या फिर इस मामले में कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों का हाथ है। बहरहाल कमाल की बात यह है कि इस मामले में हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। किस मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मनीषा को लेकर जो स्टोरी चल रही है वो आधी अधूरी है और बिना पुलिस से कंफर्म किए हुए चलाई जा रही है। अगर ऐसी स्टोरी चली या किसी ने फॉरवर्ड की तो उन तमाम लोगों के खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। मतलब पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, वक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं की, 24 घंटे के बाद मिसिंग कंप्लेंट लिख रहे हैं, लाश मिलने के 5 दिन बाद अचानक एक सुसाइड नोट पेश किया जा रहा है। मौत की वजह क्या है अभी तक यह दावे से नहीं कहा जा सकता है। हत्या है या आत्महत्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। जांच प्रक्रिया में लगातार लूप होल सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछे या सवाल उठाए तो आप पर एक्शन होगा। मतलब अब इस सिस्टम को क्या ही कहिएगा कि कोई व्यक्ति किसी के इंसाफ के लिए आवाज भी उठाएगा तो उसे धमकी दी जाएगी। इन धमकियों के बीच कई सवाल अभी भी मुंह बाए खड़े हैं जो पुलिस प्रशासन की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी में आंखें नहीं थी, फिर दूसरे वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आंखें कैसे आ गई। दूसरा सवाल, जब मनीषा ने सुसाइड ही किया था तो फिर पुलिस ने सुसाइड लेटर 18 तारीख से पहले तक छिपाकर क्यों रखा, उसी दिन पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाई। चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर कम से कम विक्टिम के घर वाले को तो दिखाना ही चाहिए था। तीसरा सवाल, अगर मनीषा को आत्महत्या ही करनी थी तो वो लेटर का फोटोकॉपी करके क्यों रखेगी, ओरिजिनल ही रखेगी। मनीषा के माता पिता हरियाणवी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, किंतु रोमन में लिखा नहीं पढ़ सकते हैं। क्या ये बात मनीषा को पता नहीं थी जो उसने रोमन लिपि में सुसाइड लेटर लिखा? जब वो आत्महत्या कर रही थी तो ऐसी भाषा में खत क्यों ही लिखेगी जिसे उसके पिता पढ़ ही नहीं सकते? चौथा सवाल, अगर मनीषा को आत्महत्या करनी थी तो वो जहर खरीद कर सुसाइड लेटर बैग में रखकर फिर किसी खेत में जाकर क्यों जहर खाएगी? पांचवा सवाल, क्या पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की? क्या उन 3 शराब पिए हुए लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की? अगर की तो क्या डिटेल्स मिली और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? छठा सवाल, बंद होने से पहले मनीषा का फोन जिस लोकेशन पर रहा उसके 10, 20, 50 मीटर के रेंज में जो भी नंबर्स थे, क्या पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया? क्या पुलिस वहां तक पहुंची? अगर यह सुसाइड था और बॉडी मिलने के बाद पुलिस को मनीषा के बैग से सुसाइड नोट मिल गया तो फिर एसपी और पुलिस अधिकारी का सस्पेंशन क्यों हुआ? सातवां सवाल, जब सीएम साहब ने इस मामले में बयान दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तो इसका अर्थ यह था कि सीएम साहब को भी यह हत्या से जुड़ा मामला लग रहा था, तभी तो वो दोषी को सजा देने की बात कर रहे थे। तो क्या प्रशासन द्वारा सीएम साहब से भी इस सुसाइड लेटर की बात छुपाई गई या फिर उनके बयान के बाद ये सुसाइड लेटर सामने आया या बनाया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। मनीषा को न्याय मिलना अभी बाकी है। अगर आपके पास इन सवालों के जायज जवाब हो तो कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार।